ॐ स्वस्तिपन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। जगत के कड़कड़ में व्यापक परमपिता परमात्मा को नमस्कार करता हुआ परम श्रद्धेय गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रिय छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे संधि प्रकरण का। संधि प्रकरण के अंतर्गत अथ संधि के विभिन्न तथ्यों का हमने बिंदुवार अध्ययन कर लिया था। उसके बाद व्यंजन संधि का अध्ययन करते हुए हम इष्टोत्व संधि, इष्टोत्व संधि और जष्टव संधि का अध्ययन कर चुके थे। आइए, आज स्वागत है आप सभी का चर्त्व संधि के अंतर्गत, और इसको हम देखते हैं विस्तार के साथ। प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। हम सब ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था जष्टव संधि का, तो वहां से कुछ चीजों का पुनः स्मरण हम लोग कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने जष्टव संधि पढ़ते समय दो सूत्रों के विषय में पढ़ा था, झलाम जस झसी और झलाम जसो अंते। अर्थात वहां पर जो जस्ट हो रहा था वह झल के स्थान पर ही हो रहा था, और वह एक स्थिति ऐसी थी जब झस प्रत्याहार का कोई वर्ण बाद में हो, और एक स्थिति ऐसी थी वह पदांत में हो, और अवसान में होने पर वह जो जस्ट हो रहा था वह वैकल्पिक व्यवस्था है, वह चरत्व में भी यहाँ पर आपको उपस्थित होगी। अर्थात अवसान होने पर एक बार वर्ग का प्रथम अक्षर वहां पर रहेगा और एक बार तृतीय अक्षर रहेगा, ये व्यवस्था है। तो आज देखते हैं हम। तो जस्ट संधि में हमारे पास एक प्रत्याहार था झल। वह झल प्रत्याहार हमारे यहाँ चर्त्व संधि में भी हमारे समक्ष उपस्थित होता है, और चर्त्व संधि का जो सूत्र है खरीच, यहाँ पर चर और आपका झल, अर्थात झलाम की अनुवृत्ति और चर, इस दो शब्दों की ऊपर से अनुवृत्ति लेकर के पूरा जो सूत्र इसका अर्थ है खरीचा का, वह इस प्रकार से बनता है कि झलों को चर हो जाता है खर परे होते। अर्थात झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण पूर्व में हो और उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण अगर आता है तो उस झल प्रत्याहार के वर्ण को हम परिवर्तित कर देते हैं, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है चर प्रत्याहार के वर्ण के रूप में। अब यहाँ पर हमको देखना है कि झल प्रत्याहार में तो वर्ण है 24 और चर प्रत्याहार में केवल वर्ण है 8, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वे हैं 13। तो कौन सा वर्ण कौन से वर्ण के संयोग में आए और उसको किस वर्ण के रूप में हम परिवर्तित करें, यह भी ध्यान दे लेना कि आगे के उदाहरणों को देखने से पूर्व आवश्यक हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण हैं उन पर अगर हम अच्छी प्रकार से दृष्टि डालें तो वे वर्ण वर्गीय व्यंजन हैं और हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत पंचम पंचम व्यंजन को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण हैं, और ऊष्म व्यंजन श, श और स, ह, ये चार हैं। तो वर्गीय व्यंजन जिस जिस वर्ग के हैं, चाहे कवर्ग का हो, चाहे चवर्ग का हो, चाहे टवर्ग का हो या तवर्ग का हो या पवर्ग का हो, उस चार चार को हम इसको झल प्रत्याहार के वर्णों को बांट लेंगे, और बांटने के बाद जिस वर्ग का भी झल प्रत्याहार का वर्ण आता है, कवर्ग का आता है, अर्थात क ख ग घ में से कोई आता है, और उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, तो उस क ख ग घ को हम चर्त्व अगर करेंगे खरीचा से पूरे हमारे नियम घटित होने पर, तो उसको चर्त्व के रूप में हमें कवर्ग का जो भी अक्षर चर प्रत्याहार के अंतर्गत आया है
च क वर्ग में नहीं आता है, ट भी नहीं आता, त भी नहीं आता, क यह एकमात्र अक्षर यहाँ पर क वर्ग का है। तो यही चरत्व के रूप में हम करेंगे। यही परिवर्तन पूरे क वर्ग के चारों अक्षरों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों अक्षरों के स्थान पर होगा। ऐसे ही ट वर्ग के सभी अक्षरों के स्थान पर जो विकार आएगा चरत संधि के अंतर्गत वह ट आएगा। च वर्ग में च, त वर्ग में त और प वर्ग में प। श श श तो पूर्व में भी अपने इसी रूप में उपस्थित रहेंगे, तो इनको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जो परिवर्तन होगा वह इस प्रकार से होगा कि पूर्व अंश जो हो उसमें से झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, झ हो, भ हो, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ढ, द, ख, प, छ, ट, थ, च, ट, त, क, प, श, 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 ह, इनमें से कोई भी वर्ण हो और वह वर्ण इन ख, प, छ, ट, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श के पूर्व में हो, उस स्थिति में इन झल प्रत्याहार के वर्णों को हम वर्गीय व्यंजन जिस जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का अगर च वर्ग के चारों में से कोई सा हुआ तो च, ट वर्ग के चारों में से कोई हुआ तो त वर्ग के चारों में से हुआ तो क, त क वर्ग के चारों में से हुआ तो क और प वर्ग के चारों में से हुआ तो प। इस प्रकार से देख लें। यहाँ अगर संक्षिप्त में मुझे कुछ बोलना पड़े तो मैं यही कहूंगा कि चरतु संधि के अंतर्गत वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर को वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। और वह कब होता है? वर्गों के दूसरे और पहले अक्षर अगर उसके बाद में हो या श श श में से कोई अक्षर बाद में हो, ऐसी स्थिति में उन वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर को हम प्रथम अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज देखें आप, हम जब जस्त संधि पढ़ रहे थे तो जस्त संधि में झलों को हम जस कर रहे थे। और कब कर रहे थे? या तो झस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, झस प्रत्याहार का वर्ण अगर बाद में होता तो झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे और तीसरे अक्षर आते हैं। झवय गड़ध, जव गड़ध, ठीक है नहीं? अगर झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद वर्गों के तीसरे और चौथे अक्षर आते हैं तो उसको झस में परिवर्तित करते हैं झल को। और अगर झल प्रत्याहार के बाद में वर्गों के पहले और दूसरे या तीनों स में से कोई सा श आता है तो उस झल प्रत्याहार को वर्ण को हम प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर में परिवर्तित करते हैं। दूसरा एक नियम वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर वह झल पदांत में होगा तो उसको हम जस कर देंगे, स्वर और व्यंजन बाद में कोई भी हो तो। यहाँ पर हम देखेंगे कि अवसान के लिए बाबा आने वाला जो सूत्र है, जो विकल्प से अवसान में एक बार वर्ग का प्रथम अक्षर और तृतीय अक्षर करता है, वह उपस्थित होगा और दो दो प्रकार के रूप हमारे सामने उपस्थित होंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से देख लें। यहाँ तक हमने जान लिया कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर को वर्गों के प्रथम अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। और कब कर देते हैं? जब उस वर्गीय व्यंजन के बाद में वर्गों के पहले या दूसरे अक्षर में से कोई हो या श, श और स में से कोई अक्षर हो, उस स्थिति में कर देते हैं। ये ध्यान रखें। इसी को संक्षिप्त रूप में सूत्र में लिखा था कि झलों को चर हो जाता है खर परे होने पर। आइए उदाहरण के माध्यम से हम उदाहरण देख रहे हैं। प्रथम उदाहरण दिग प्लस पालह। अब यहाँ पर दोनों अक्षरों को देखें हम, प्लस का निशान जो है उसके तुरंत पहले गकार आया है और गकार को अगर हम अन्वेषित करें झल प्रत्याहार के अंतर्गत तो आप छात्रों एक बार ढूंढने का प्रयास करें। मैं भी ढूंढता हूँ है या नहीं है, मुझे तो पा नहीं रहा है अभी। और अगर आपको पा रहा है तो आप निश्चित ही मुझे बताने का काम करें। झ व ग ढ द ज व घ, हाँ मिल गया। और मिलने पर आप देखें तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि हमारा जो पूर्व अंश है दिग, उसके अंतर्गत झल प्रत्याहार का वर्ण है घ। एक हमारा नियम यहाँ पर घटित हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं
कि उसके बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। अब खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, इसको निश्चित करने से पहले गौ के तुरंत बाद में जो वर्ण है प, उसको लेकर चलते हैं अपने ध्यान में और अन्वेषित करते हैं खर प्रत्याहार में कि प है या नहीं। मैं ढूंढता हूं, आप भी ढूंढिए। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प ये मिल गया। और यहाँ पर मिलने के बाद दोनों हमारे जो लक्षण हैं वह घटित हो गए कि झल प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो। तो खरी चय की यहाँ पर प्रवृत्ति होगी और प्रवृत्ति होने लगेगी तो झल को चर हो जाता है। कब होता है? खर परे होते। तो झल भी है, खर भी है बाद में, और उसको चर करना है केवल। और चर करने के लिए क्या करते हैं हम? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर को उस वर्ग के प्रथम अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चर, ये ग कवर्ग का अक्षर है और कवर्ग का अक्षर है, तो चर में कवर्ग का अक्षर कौन सा आएगा? कवर्ग का प्रथम अक्षर क, ककार। और ककार में जब परिवर्तित कर देंगे दिग, दिग के ग को ककार में परिवर्तित किया तो हो गया क, और दिक्पालः। इस प्रकार से शब्द हमारा निर्मित हो गया। तो यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर झल के बाद में वर्गों के तीसरे चौथे अक्षर हैं तो उसको जस करेंगे झल को, और अगर वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर हैं तो उसको हम चर करेंगे। अगर वर्गों के तीसरे चौथे अक्षर हैं, जस करने में हम वर्ग का तृतीय अक्षर उसको कर देते हैं और चर करने में वर्ग का प्रथम अक्षर करते हैं, ये ध्यान रखें। ऐसे ही आगे विराड प्लस पुरुषः, डकार जो है ये झल में है या नहीं आप अन्वेषित कर लेंगे। मैं समझता हूं कि ये है। क्यों है? क्योंकि ये ट वर्ग में ट ठ ड तृतीय अक्षर है। और बाद में जो है पुरुषः शब्द जो है उसका पहला जो वर्ण है डकार के तुरंत बाद उत्तरवर्ती, वह है पकार। और पकार आपका खर के अंतर्गत हमको स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है। ऐसा होने पर आप इस डकार को, जो कि जल के अंतर्गत आया है, जल को चर करोगे। अब चर जब करोगे तो डकार है किस वर्ग में? ट वर्ग में, और ट वर्ग का प्रथम अक्षर होता है ट। तो डकार को ट में जब परिवर्तित करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा विराट पुरुषः। ऐसे ही विपद कालः, दकार झल में है या नहीं है? खोजो खोजो। हाँ, मिला। यहाँ पर आपने, तो इस प्रकार से झल के बाद में अब हमको वर्ण प्राप्त हो रहा है कालह का क, और क को जब हम खर प्रत्याहार में ढूंढते हैं तो यह भी हमको मिल जाता है। ऐसी स्थिति में झल के बाद में खर होने पर झल को हम चर करेंगे, और चर करेंगे तो दकार जो है किस वर्ग का है? तवर्ग का। और तवर्ग का प्रथम अक्षर क्या होता है? तकार। तो द को त में कन्वर्ट करके विपद कालह की जगह पर दकार को तकार होकर के विपत कालह। ऐसे ही अनुष्टुभ छंदः, अनुष्टुभ में जो भ है इसको हम इस भ आपका झल में आया होगा, कहाँ है? ये रहा द्वितीय अक्षर, ये झ व। और इधर छंदः में जो छ है यह खर के अंदर है, खप छ। और ऐसा होने पर भ को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर खरी च सूत्र से हो जाएगा, और वह किस वर्ग में आता है? प फ ब भ। और इसको पकार होकर के अनुष्टुप छंद। इस प्रकार से ऐसे ही अस्मद पुत्र में दकार और प बाद में आया है, प आपका खर में है, द जल में है, तो जल को हम चर कर देंगे। चर करेंगे तो दकार तवर्ग में आता है तो त कर देंगे अस्मत् पुत्र। ऐसे ही उदपतति, उत्पतति, तादृग कर्मः। तो गकार आपका कहाँ है? जल में है या नहीं है? हाँ, मिला। और इधर कर्म में क पहला जो वर्ण आया ये खर में है या नहीं? हाँ, मिल गया। ऐसी स्थिति में गकार को हम चर्तु करेंगे, और जो चर्तु होगा तो गकार का अपने वर्ग का प्रथम अक्षर। अब अपने वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होता है? क। अब क यहाँ पर चर में आया है या नहीं आया है? तो इस प्रकार से तादृक के गकार को चर्त होकर के, अर्थात गकार के स्थान पर ककार होकर के तादृक कर्म
इस प्रकार से ऐसे ही विपद प्रतिकारः में विपत प्रतिकारः, कामदुग खादति में काम दुख खादति, ऋत्विग पार्श्वे में ऋत्विक पार्श्वे, और संपद कुमारः में संपत कुमारः। अर्थात चर्तु संधि में अपने वर्ग का प्रथम अक्षर होता है और जश्टु संधि में अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होता है। होता किनके स्थान पर है? जल के स्थान पर ही। अर्थात वर्गीय व्यंजन है तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पर ही होता है। और जब ये होता है तो उसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि चर्तु संधि में वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर बाद में होने चाहिए या तीनों श में से कोई सा स बाद में हो, और जश्टु संधि में वर्गों के तीसरे या चौथे अक्षर में से बाद में होना चाहिए या वह पदांत में हो। अगर अवसान में होगा तो विकल्प से चर्तु संधि होगी, और एक बार चर्तु होगी तो दूसरे परिस्थिति में जश्टु का भी काम हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपके शब्द जो हैं, जैसे यहाँ पर ये शब्द थे दिक, विराट, विपद, अनुष्टुभ, अस्मद, तादृग, विपद इत्यादि इत्यादि। अगर इनके बाद में जो जो शब्द आए हैं यहाँ पर, जैसे पालः, पुरुषः, कालः, छन्दः, पुत्रः, कर्म इत्यादि इत्यादि, अगर ये नहीं होते तो यहाँ पर दो दो रूप हमारे समक्ष उपस्थित होते बाबा साने सूत्र के द्वारा। दिक, दिग, ऐसे ही विराट, विराड, ऐसे ही विपत, विपद, ऐसे ही अनुष्टुभ, अनुष्टुभ अनुष्टुप और अनुष्टुभ, ऐसे ही अस्मत, अस्मद, और आपका तादृग, तादृक, विपत, विपद, कामदुग, कामदुक, ऋत्विक, ऋत्विग, संपत, संपद, परिषत, परिषद इत्यादि इत्यादि दो रूप हमारे समक्ष उपस्थित होते। प्रिय छात्रों, इसको आप देखें और अनेकों उदाहरण आप अन्वेषित करें विपुल साहित्य संपदा से, और हमारे YouTube चैनल पर आप आकर के और अनेकों अनेक विषयों का, संस्कृत के विषयों का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। एक अगली वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।